अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। यूसुफ रज़ा गिलानी या पीडीएम कह लें आप, या टोपी ड्रामा, नहीं टोपी ड्रामा अच्छा लफ्ज़ नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और चपेट बड़ी मारी है वैसे पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को। और वो जो बात कह रहे थे उन्होंने वो साबित किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन जब कोर्टों में सारा मामला तय हो जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या करना है, तहरीक अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी है। तो ये नोट कर लीजिएगा, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही है। सादक संजरानी ही रहेंगे चेयरमैन सेनेट, अपने ये 3 साल का टेन्योर ये पूरा करेंगे। ये जो लॉलीपॉप देना, ये जो बेवकूफ़ बनाना, ये छोड़ दें खुदारा। एक दूसरे को बेवकूफ़ आप आपस में अंदर बैठ के लड़ते रहें। आपका जमहूरियत का निज़ाम, हमारा ये सारा निज़ाम ठीक चल रहा है, इसको चलने दें, इसको आगे चलने दें इस बात को। और वैसे भी आप इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दिया यूसुफ रज़ा गिलानी ने। उस इंट्रा कोर्ट अपील की आइनी और कानूनी हैसियत क्या, वो भी डिसमिस इन लिमनी होनी है। बड़ी डिटेल में, तफसील में चीफ जस्टिस अतर मिनाला साहब का ऑर्डर पढ़ दिया था कि पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग इंटरनल डेट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट्स। अदालतों के सामने चैलेंज नहीं हो सकती। जिन जजमेंट का वो जिक्र कर रहे थे उन जजमेंट का जनरल इलेक्शंस या सेनेट के इलेक्शंस के या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस था, चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली। ये कभी तक या कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। और पार्लियामानी प्रोसीडिंग के हवाले से, पार्लियामानी नज़ीरात के हवाले से एक नज़ीर मौजूद थी वसीम सजाद के दौर में, कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जो वोट्स उस वक्त भी रिजेक्ट हुए थे, 18 के करीब वाल रिजेक्ट हुए थे या जितने भी रिजेक्ट हुए थे, वो हमने सारा मैंने बड़ी तफसीली वीलॉग में बता दिए। अब वो यही कहना है कि ये सारे इलेक्शन को सेटिसाइड किया जाए और यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट डिक्लेयर किया जाए और वो जाके चेयरमैन की सीट संभाले। अब 7 वोटों में फैक्चुअल कंट्रोवर्सी भी है, मैंने आपके सामने बताई। दूसरा, वो आइडेंटिफाइबल वोट भी बन जाते हैं 226 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी को सामने रखते हुए। हम और ये सारा आप देख चुके हैं। यानी मैं आपको ये कहूँ कि ये कोई अनोखी चीज़ है, देयर इज नथिंग स्पेशल। बहरहाल पंजाबी च कहते हैं गोंगलुओं तो मिट्टी धोना वास्ते है सारा कुछ कर छड़िया, या ये सारा कुछ बॉल फेंका है कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में जो सिंगल जज का फैसला जस्टिस अतर मिनाला, बड़ा बैलेंस फैसला है, आइन और कानून के मुताबिक है, इंटरनल प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं हो सकता। और उन्होंने बड़ा अच्छा हल दिया था आर्टिकल 53 को सामने रखते कि अगर आप समझते हैं आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, चाहे जाकर तहरीक अदम एतमाद ले आया, जाके डी सीट कर दे। अगर वाकई है ये उसी और यहीं पर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ये इंट्रा कोर्ट अपील ठहरी रहेगी। और इंट्रा कोर्ट अपील भी उसी मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट के ऊपर ये डिसमिस होनी है, जो कि मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है। बहरहाल दरवाज़ा तो खटखटाया है उन्होंने, और दरवाज़ा खटका के कोशिश की है कि चीज़ें सारी सामने लेकर आएँ, लेकिन रूम आपके सामने खोना बिल्कुल नहीं है रूम इसके अंदर। और ये पटिशन भी इंट्रा कोर्ट अपील भी डिसमिस होनी है। लेकिन आप तक जो कि ताज़ा तरीन सूरत हालात और वाक़यात आपके सामने रखने, असल हालात आपके सामने आ सकें और आप जान सकें हालात और वाक़यात क्या हैं, आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है, ये मैंने आपके सामने रख दी है। डिटेल में देखना हो तो मेरा पिछला वीलॉग आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ इंट्रा कोर्ट अपील यानी सिंगल जज के फैसले के खिलाफ जब अपील दायर की जाती है, वो लाहौर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या मुतलका हाई कोर्ट में होती है। वो 2 बेंचेस सुनती हैं, 2 मेंबर बेंच सुनते हैं उस इंट्रा कोर्ट अपील को। और ये भी जैसे वो डिसमिस लिमनी हो गई थी, ये भी पहली स्टेज के ऊपर ही डिसमिस हो जाएगी। अभी हम आपको लेके चलेंगे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची के अंदर, वहाँ की तफसीलात आगे क्या होती हैं। हमारे दोस्त शाहिद हुसैन वहाँ मौजूद हैं, आपके साथ वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, हम चलते हैं अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची। जी, अभी आपसे बड़ी तफ़सीली बात मैंने अपने यूट्यूब चैनल के में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो अपील दायर की है, उसका कानूनी और आइनी स्टेटस क्या होगा? अब चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री। हो आप परेशान हो गए? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री? जी, जी, बिल्कुल। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट इस वक़्त जो बेंच 1 है, वो कराची बैठा हुआ है। आपको पता है रजिस्ट्रियां इनकी लाहौर, चारों सूबों के अंदर रजिस्ट्रियां मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट बेंचेस वहां पर बैठकर काम करते हैं और अपने जो जो केसेस हैं या अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हेयर किए जाते हैं तो वहां रजिस्ट्रियों पे भी हेयर किए जाते हैं। जस्टिस गुलजार साहब ने कराची के लिए बहुत काम किया। आपने यहाँ बिल बोर्ड बड़े बड़े देव हैकल लगे थे, ये सबकी सफाई हुई यहाँ पर।
फिर यही नहीं है, चाइना कटिंग के हवाले से बड़ा बहुत काम किया। और चीफ जस्टिस गुलजार साहब उस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो एक सोचा जा रहा था कि साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बाद अगर ना मैं चूंकि रजिस्ट्री में पेश होता रहा हूँ वहाँ, और कराची बड़ी दफा पेश हुआ हूँ मैं, और पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस में भी पेश हुआ हूँ। मैं तो वहाँ खुद मौजूद था, लेकिन हम आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। हमारे दोस्त शाहिद हुसैन साहब सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अबू रखते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है। हम उनसे पूछते हैं ये मायूसी के बादल क्यों छा गए, और हुकूमत सिंध क्यों अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रही है। जी शाहिद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपसे हमेशा सीखने का और समझने का मौका मिलता है। आप जब कराची आते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, तब भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। सर जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो कराची से है, और जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे तब भी कराची के मामलात को इंतहाई संजीदगी से, बारीक-बीनी से, और वो समझते थे, हमें लगता था कि कराची को वो अपना जो उनका जो हक है वो अदा करें और किसी न किसी तरीके से कराची की बेहतरी के लिए वो काम कर सकें। आपको याद होगा कि जब 2019 से बल्कि 18 से ये मामला चल रहा है, कराची में तकरीबन 35,000 रफाही प्लाट, जो कि आपको पता है रफाही प्लाट मफाद आमा के कामों में इस्तेमाल होते हैं, तो रफाही प्लाटों के ऊपर कब्जा था। उसके बाद उन्होंने मुसलसल हुक्मनामे जारी किए, साकिब निसार साहब भी थे, उसके बाद फिर ये चीफ जस्टिस बने। तो आखिरी बार दिसंबर 2020 में इन्होंने वजीर आला सिंध को हुक्मनामा जारी किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में तलब किया था, क्योंकि मुसलसल ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही थी, जिसमें कमिश्नर कराची हो गए, सेक्रेटरी बल्दियात, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जितने भी उनके मातहत सूबाई हुकूमत के इदारे हैं, कोई काम नहीं कर रहा था। तो इसके बाद फिर उन्होंने वजीर आला को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप इस मामले की निगरानी करें। एक तो 35,000 में प्लाटों के ऊपर जो कब्जा हुआ वो खत्म कराएं, नाले साफ कराएं, उसके अलावा गैर कानूनी जो शादी हाल तामीर किए गए हैं उनको जो है वो खत्म कराएं, और उसके बाद फिर जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं उनको असल हालत में बहाल करें। वजीर आला ने खुद यकीन दहानी कराई थी। उसके बाद दिसंबर 2020 के बाद आज जो है ये केस की समाअत की है, और आज मैंने खुद महसूस किया पहली बार कि एक तो ये है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि जिस तरह पहले भी आप देखते रहे कि ये जज साहब चीफ जस्टिस जैसे बने तो इनकी मुद्दत पूरी हो जाए, और उसके बाद फिर वो केसेस को लटकाते जाओ, ये चले जाएंगे तो उसके बाद दूसरे आएंगे तो उनको नए सिरे से टैकल कर लेंगे। तो चीफ जस्टिस भी मुझे लग रहा है कि आज इसी तरह कुछ मायूस नजर आए, क्योंकि वजीर आला सिंध जाहिर चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे को हैंडल करते हैं, चलाते हैं। उनके जवाब में जो साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने जो सूबाई हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाए थे, वो इल्जाम का जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया। यानी कि जो अदालत ने उनको हुक्म दिया था उस अदालत के हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं किया, और उसके बाद फिर जिस तरह कमिश्नर कराची पेश हुए, और उसके बाद फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी पेश हुए। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी बिल्कुल नए हैं, हमारे लिए बड़े महज़ब और बड़े एक अच्छे इंसान समझे जाते हैं। वो बिल्कुल एक मस्जिद इमाम के हुले में, ज़ाहिर है उनका एक सुन्नत का तरीका, वो पेश हुए, लेकिन उनसे जो सवाल किया गया वो सवाल का जवाब देने से कासिर रहे। तो उस पे चीफ जस्टिस ने खुद एक रिमार्क्स में कहा कि एक मौलाना को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो अब मैं मौलाना को क्या कहूँ? ज़ाहिर है आप देखते हैं अक्सर अफसरान की जब नाअहली होती है तो अदालतें उनकी सर्जरिश भी करती हैं, तो अब ऐसे मौलाना साहब की किस हालत में सर्जरिश करें? तो चीफ जस्टिस के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद फिर जो एसबीसी है उनसे खुद उनके मंसूबों के बारे में पूछा, तो अब मंसूबों का उन्होंने जैसे कहा कि 319 मंसूबे पेंडिंग हैं जो जिनके उन्होंने अप्रूवल देनी है। लेकिन एक जैसे इमारत, एक नेस्ला टावर है यहाँ पर पीसीएचएस सोसाइटी में, वो नाले के ऊपर बनाया हुआ है, अदालत ने हुक्म दिया था कि इसको मस्मार कर दें। अब उसकी लीज किसने दी? ना कमिश्नर कराची बता पा रहे थे और ना ही एसबीसी बता रहे थे। कहा गया कि वो रजिस्ट्रार ने लीज दी थी। अच्छा, उस इलाके में पीसीएचएस और उसके अलावा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, ये जब कैपिटल हुआ करता था मुल्क का कराची, तो ये सोसाइटीज तब बनाई गई थी, और उस वक्त उन सोसाइटीज में सब रजिस्ट्रार का कोई काम नहीं, मुदाखलत नहीं कर सकता, वफाकी जो सोसाइटीज होती हैं। तो अब उसका कंट्रोल भी सब रजिस्ट्रार के पास चला गया। इस बात पे उन्होंने काफी बरहमी का इजहार किया। बहुत तवील, तकरीबन 3.5 घंटे इस मामले की समाअत हुई। तो उसके बाद अदालत ने कहा मसमार कर दें, कह रहे हैं रजिस्ट्रार ने लीज दी। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे आप तो एक मौलाना सामने खड़े हुए हैं, लेकिन आपके पीछे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग हैं। इस तरह कमिश्नर कराची, एसबीसी और जो दीगर अभी मौजूदा अफसरान हैं, इनके खिलाफ तो ऐसा लगता है कि नैब के कुछ दर्जनों केसेस बनेंगे और लातादाद केसेस बनते जाएंगे। और फिर उन्होंने खुद भी उन्होंने एक इस बात का भी वो किया कि एक तो ये घोटाला बनाया हुआ है, गड़बड़ घोटाला बनाया हुआ तमाम इदारों को, फ्रंट पर कुछ और हैं और पीछे काम करने वाले कुछ और हैं जो माल बना रहे हैं।
कराची कैपिटल था, उसके बाद कराची कैपिटल में से तब्दील होने के बाद उसकी इतनी अबतर हालत हो गई कि किसी को कोई परवाह नहीं, बस सब जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसके अलावा सब रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ माल बनाने में लगे हुए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। और इसके अलावा जिस तरह किडनी हिल पार्क का आपने खुद भी पहले भी खबरों में सुना होगा, आप खुद भी जब पिछली दफा हियरिंग में थे, तो वहां पर अलॉटमेंट कर दी गई है रिफाही प्लाट के ऊपर, बेंगलोज बना दिए गए हैं। उसमें कमिश्नर कराची को पिछली 2-3 समातों से ऑर्डर दे रहे हैं कि इनको मसमार कर दें। कमिश्नर कराची आए और आगे पेश होकर बोल रहे हैं, वो तो उन्होंने नजरसानी की चूंकि अपील दायर की हुई है, इसलिए हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। उस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उसके बाद फिर कमिश्नर कराची को बाहैसियत खुद उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट पेश करें। वो खुद रिपोर्ट पेश करने के बजाय वो डीसीज की रिपोर्ट लेके आए। तो उन्होंने कहा आप ग्रेड 20-22 के अफसर हैं और आपको तो कराची के बारे में पता नहीं है। ऐसे अफसरान को कराची में क्यों नहीं लगाया जाता जो कराची को आज से 40-50 साल पहले जो हालत थी, या इतना उनकी एक अक्लमंदी और शऊर होना चाहिए कि उनको हालात और वाकयात का पता होना चाहिए। लेकिन ना तो सूबाई हुकूमत सिर्फ सियासी बातें करती रही, और हैरानकुन तौर पर सर एडवोकेट जनरल जैसे आपको पता है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से पैरवी करते हैं, उनको उन्होंने चीफ जस्टिस ने सर्जन की और कहा कि आप तो फ्रॉड करने वाले लोगों की जो है मावनत कर रहे हैं, हमने तो अपने अदालत की पैरवी के लिए मावनत के लिए बुलाया था। चीफ जस्टिस के बार उनके सवालात का जवाब देने के बजाय बार-बार वो गुस्से का इज़हार करते रहे। सलमान तालिबुद्दीन साहब को आप जानते हैं कि वो फिर उन्होंने आखिरकार सलमान तालिबुद्दीन साहब ने कहा कि सर फलां ऑफिस को आप नहीं मानने से जैसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस को तो हम बंद कर देते हैं। मतलब उल्टा और काम करने के बजाय या अदालत को मुतमईन करने के बजाय तहस दिलवाने की कोशिश की चीफ जस्टिस को। तो चीफ जस्टिस ने उनको बिठाकर कहा कि आप रोस्टम छोड़ दें और जाके बैठ जाएं सीट पे। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, खालिद जावेद साहब को। उन्होंने फिर आके बताया कि जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड के जो कवानीन है, ज़ाहिर है लैंड के कवानीन आप अच्छे से जानते हैं, सोसाइटीज के लॉज अलग होते हैं। उसके बाद फिर जो यहाँ पे वहाँ जैसे जिला और यूसीज होती हैं पंजाब में, या उसके बाद तहसील, और उसके अलावा जो थानों के हदूद में जो जमीनों की अलॉटमेंट के जो मामला होते हैं, यहाँ पर तालुका कहलाता है, जो एक सोसाइटीज के बाद जो आता है, जो सूबाई गवर्नमेंट के मातहत होता है, तो उनके कवानीन अलग हैं। तो उन्होंने खालिद जावेद साहब ने कुछ मुतमईन किया, लेकिन जो जो ऑर्डर दिए गए थे शादी हॉल्स को तोड़ने का, नालों की सफाई का, सुपर हाईवे पे जमीनों के अलॉटमेंट का खत्म करके सरकारी तहवील में लेने का, और खासतौर पर सर्कुलर रेलवे की बहाली का, तो उस पे सर्कुलर मतलब ये सारे काम जो पिछले ऑर्डर थे उसमें 1% भी कोई काम नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने शदीद मायूसी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया और नजरसानी की दरखास्त तो मुस्तरद कर दी। दूसरा एक एफडब्ल्यू के ऊपर भी बड़ी उन्होंने बात की, क्योंकि एक तो सूबाई गवर्नमेंट। एक मिनट रुकिएगा। देखिए नाज़रीन, आप लोगों के लिए एक दो बातें बताते चलें कि बुनियादी तौर पर वजह यह है कि हमारे यहाँ इंतजामिया या एग्जेक्टिव अपने काम नहीं कर रही, आईनी और कानूनी काम नहीं कर रही, जो उनके जिम्मे जिम्मेदारियां पड़ी हैं, जो एग्जेक्टिव के जिम्मे आइन के एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से बराह रास्त ताल्लुक है, तजावजात खत्म करने का आर्टिकल 9 से 14 से 23 से 24 से 37 से 38 से सबसे ताल्लुक है। और यहाँ जो कि बहुत ज्यादा आप देखिए गॉड फादर या सिविल माफिया के हवाले से देखें, यहाँ सूबाई हुकूमतों का काम आपके सामने देखें, यहाँ कुत्ते के काटने के हवाले से अगर मेंबरशिप मुअत्तल की थी, क्या मुसीबत पड़ गई थी सखर बेंच के हवाले से, आपने वो सारा कुछ रिकॉर्ड के अंदर देखा है। अब चूंकि बात मैंने शायद की बात इसलिए काटी थी कि आपको जरा बता सकूं कि बुनियादी तौर पर ये आइन का आर्टिकल 184(3) यही तो कह रहा है। तो इसलिए मैं पता नहीं अब जीवे साहब क्या फैसला करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि हर 15 दिन के बाद वो कराची रजिस्ट्री में जरूर आए, 1 दिन या 2 दिन की हियरिंग जरूर रखें। तो सर जिस तरह सर्कुलर रेलवे का मामला है, सर्कुलर रेलवे 6 महीने में बहाल करने का हुक्म दिया था और अदालत ने कहा था कि एफडब्ल्यू के हवाले करे सूबाई गवर्नमेंट। उसके बाद फिर जितने अंडरपासेस और फ्लाईओवर बनने हैं वो बनाए जाएंगे। उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ ये जो रेलवे हुकाम है, ये सारा सर्कुलर रेलवे उनके हवाले किया जाएगा। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद वहां तजावजात का तो खात्मा किया गया है, लेकिन सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हुई है। उस मामले पे भी अदालत ने सूबाई हुकूमत से पूछा कि ये मामला तो मैंने जैसे पिछले 6 महीने पहले इसको खत्म हो जाना चाहिए था, सर्कुलर रेलवे बहाल हो जानी चाहिए थी, तो अब तक क्यों नहीं किया गया? तो वो मामला भी इन्होंने लटकाया हुआ सिंध गवर्नमेंट ने कि एक तो सूबाई गवर्नमेंट ने काबीना में ले जाना है, उसके बाद कहा है कि हम इनको टेंडर देंगे, ठेका देंगे एफडब्ल्यू को, लेकिन बाद में देंगे, अभी मंजूरी नहीं हुई। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमने 25 मिलियन जो है एफडब्ल्यू को दे दिए हैं और मजीद देने के लिए जो है हमें मजीद थोड़ा वक्त चाहिए। तो अदालत ने एक तो एफडब्ल्यू के बारे में कहा कि इनको हमने पैसा बनाने के लिए नहीं, इनको मफाद आमा के काम में लगाया था ताकि कराची के अवाम को बेहतरीन जो ट्रांसपोर्ट है वो किसी न किसी तरीके से मुहैया हो सके। तो ये मामला पेंडिंग है। अब अदालत ने उनको ये कहा कि 9 महीने का टाइम है, 9 महीने के अंदर जितने भी अंडरपासेस फ्लाईओवर बनने हैं कराची में
वो बनाएं और उसके बाद रेलवे मुकम्मल तौर पर करामत करके एक शहर के अंदर जो कि 43 किलोमीटर बनती है वो फिर रेलवे हुकाम के हवाले करें। तो उसके लिए भी सूबाई गवर्नमेंट दिली तौर पर राजी नहीं है, बल्कि तहरीरी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने लिख के दिया था कि एफडब्ल्यू को तजर्बा नहीं है, हम सूबाई गवर्नमेंट हम खुद जो हम लोग जो है वो खुद करेंगे। तो अदालत चाहती है चूंकि ये काम जल्दी हो और मियारी काम भी हो, तो इसलिए एफडब्ल्यू से करवाया जाए। तो वो मामला भी सूबाई गवर्नमेंट ने लटकाया हुआ है। अब कल मजीद इस मामले की समाअत होनी है कि जो तजावजात के खात्मे का जो बकाया जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पैरावाइज जो ऑर्डर पढ़ा जा रहा है, पैरावाइज उस पे अमल दरअमल रिपोर्ट तलब की जा रही है। अब कल मजीद इसमें कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन आज मैंने काफी हद तक पहले की निस्बत चीफ जस्टिस को देखा कि वो खुद मायूस हो चुके हैं और वो समझते हैं कि शायद ये सिंध गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस का टाइम पूरा हो जाए, वो रिटायर हो जाए, उसके बाद फिर ये मामला इसी तरह चलते जाए। कराची की हालत इस वक्त बहुत बुरी है, पानी नहीं है सर, सेवरेज का निजाम इंतहाई बुरा हो चुका है और नालों की सफाई के हवाले से आपने खुद देखा है, पहली दफा ऐसा हुआ था कि कराची एक हफ्ता तक डूबा रहा, मोबाइल सर्विस बंद हो गई थी और उसके बाद लोगों के घरों में छतों तक पानी भर गया था। तो वो ये सारे मामला चीफ जस्टिस की नजर में है, लेकिन सूबाई हुकूमत बर वक्त करती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। ये आपके सामने सारे हालात रखने का मकसद ये है, कलाम शायर बाजुबान शायर शायद जो कि वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उन्होंने आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। सूबाई हुकूमतें आइन और कानून के मुताबिक अपना काम नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नर राज लगाना चाहिए या नफाज करना चाहिए, लेकिन अगर आप आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो गवर्नर राज की ऑप्शन सोचनी चाहिए। इजाजत दीजिएगा मुझे और शाहिद हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।